हाय गाइस। सो अभी टीसीएस का रिज़ल्ट आया है और मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ रहा था और देख रहा था रिएक्शंस टीसीएस रिजल्ट्स पे कैसे हैं। ट्विटर पे देख रहा था, यूट्यूब पे भी देख रहा था और बिजनेस चैनल्स के ऊपर कैसे इनके रिएक्शंस हैं। तो मुझे लगा एक थोड़ा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमें दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत वेरिएशंस होता है। तो एक अच्छा तरीका होता है कि इनको आप ईयर ऑन ईयर इसके पैरामीटर्स को देखें, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैं भी ईयर ऑन ईयर देखूंगा इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 से कंपेयर करते हैं। तो रेवेन्यू लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में 5.4% से इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट आपका 8.7% से इंक्रीज़ हुआ है। तो एट द आउटसाइड आपको समझ आएगा कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज तब मिलता है जब कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से प्रोसेस किया है, एफिशिएंसी बढ़ाई है, और बिकॉज जिस पेस से आपका प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो किया है, जो टॉप लाइन जिसे कहते हैं, 5.4 थी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो आपका 8.7% से ग्रो किया है। तो प्रोपोर्शन ऑफ the increase in revenue is smaller than the proportion of increase in your net profit। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा स्पीड से ग्रो किया है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। और सॉफ्टवेयर कंपनीज में दूसरा ये पॉइंट भी होता है कि जब आप इन्हें एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि इनका कॉस्ट, मेजर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है और ये ऑपरेशनली बहुत एफिशिएंट होते हैं, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत हाई होता है। तो इस क्वार्टर में 24.7, आप 25 मान लीजिए, ये इसका, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग है, ये इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। और लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1.5% का इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अ गुड इंक्रीज, बिकॉज इतने बड़े बेस पे, इतने बड़े रेवेन्यू के बेस पे और ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे आपका अगर 1.5% का भी एक्सपेंशन होता है प्रॉफिट मार्जिन में, तो बहुत सारा प्रॉफिट आपका ट्रिकल डाउन हो जाता है नेट प्रॉफिट के लिए, बहुत सारा रेवेन्यू आपका ट्रिकल डाउन हो जाता है नेट प्रॉफिट के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इट वॉज 19%। अब ठीक होता है 19% का, सॉफ्टवेयर कंपनीज यूजुअली कर लेती हैं, तो कोई स्पेक्टेकुलर फीट नहीं है, गुड मार्जिन्स, डिसेंट मार्जिन्स आई वुड से। सेकंड, जैसे मैंने बोला कि इस सॉफ्टवेयर कंपनीज में मेजर जो कॉस्ट होती है वो एम्प्लॉयज़ की होती है, और इसीलिए एट्रिशन रेट इन कंपनीज का बहुत क्लोजली फॉलो किया जाता है। एट्रिशन इस कंपनी का इस क्वार्टर में आया 12.1%, और ये इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट एट्रिशन में तब होता है जब एट्रिशन कम होता है। एट्रिशन इज द स्पीड एट विच, द पेस एट विच योर एम्प्लॉयज़ आर लीविंग द कंपनी। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी से लीव करेंगे, एट्रिशन उतना हाई होगा और उतना कंपनी के कॉस्ट आएगा। बिकॉज जब आप इनिशियली किसी फ्रेशर को हायर करते हैं या किसी न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम, कुछ महीने, वो एक ट्रेनिंग फेज में होते हैं। आपको पता नहीं, आपको कंपनी के लिए वो ज़्यादा वैल्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, वो कोई बहुत अच्छे एसेट नहीं होते हैं उस टाइम पे कंपनी के लिए। तो कंपनी का कॉस्ट एलिवेटेड रहता है स्टार्टिंग के कुछ टाइम में, अंटिल दीज एम्प्लॉयज़ कैच अप एंड लर्न टू जनरेट सम वैल्यू फॉर द कंपनी। तो वो स्किल सेट गार्नर करने में भी एम्प्लॉयज़ को टाइम लगता है। तो एट्रिशन में भी कंपनी ने ठीक किया है। डिमांड आउटलुक कंपनी कह रहा है कि इम्प्रूव हुआ है, और सीक्वेंशियली ऑलमोस्ट सारे बिजनेस वर्टिकल्स में एंड इवन सारे मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट आया है। वाई ऑन वाई बेसिस पे थोड़े वर्टिकल्स में भी डीग्रोथ हुआ है, और आपका मार्केट्स में भी हल्का हल्का डीग्रोथ हुआ है। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, आई थिंक 60% अबव उसका वाई ग्रोथ था। अब मैंने सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को आपको समझा दिया। अभी क्या होगा, मैंने मोस्टली यही कहा है कि कंपनी ने अच्छा काम किया, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, आपको अभी तक ऐसा लगा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी जिस एक्सपेक्टेशन से काम कर रही थी, वही एक्सपेक्टेशंस वर वेरी लेस टू बिगिन विद, बिकॉज कंपनी का इतना बड़ा बेस है। जब कंपनी 5% से भी ग्रो करती है तो कंपनी कहती है वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। इस टाइप का कुछ कमेंट्री था मैनेजमेंट का, जो उनके CEO हैं। तो अगर आप 5%, 5.5% पे एक कंपनी ग्रो कर रही है और यू आर सेइंग दैट यू हैव स्टार्टेड द ईयर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, तो थोड़ा थोड़ा वियर्ड है, बट कंपनी के लिए देखा जाए अच्छा है।
बट मी बीइंग एन इन्वेस्टर, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना. There are a lot of reasonable companies that are growing at more than 25-30% consistently for the last 8-9 quarters. तो मैं अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में क्यों स्टक करूँगा जो 5.5% से ग्रो कर रही है. अगर आप इसका आप बोलेंगे कि कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो अच्छा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, 2% कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी इसमें ऐड कर देते हैं. कंपनी 5.5% से ग्रो करी, डिविडेंड यील्ड 2% का ऐड कर देते हैं, 3% का ऐड कर देते हैं. चलो, तो कितना हो गया? 8% हुआ, 8.5% हुआ है. अब आपका 1.5% मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसमें, 10% हुआ है. बिकॉज अभी फेड को बोलते हैं कि वो फेडरल रिजर्व विल स्लैश डाउन द इंटरेस्ट रेट और विल स्टार्ट डूइंग सो सून, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, और कभी ना कभी फेड को करना भी है. तो as soon as the Fed starts reducing the interest rates, the demand from the tech companies in the West will shoot up, will at least increase. तो उन IT सॉफ्टवेयर कंपनीज में, इंडियन IT सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, इनके मेजर कस्टमर्स वेस्ट में ही हैं. और ये मेजर टेक कंपनीज हैं, बैंक्स हो गए, टेक कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल स्पेस में बिजनेस वर्टिकल जो इनके हो गए, इंश्योरेंस वर्टिकल जो इनका हो गया, वो अभी बहुत स्पेंडिंग कट्स में है. तो वो ग्रो क्या ही करेंगे? अब वो ग्रो नहीं करेंगे तो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे ग्रो करेंगे? तो इन फ्यूचर कंपनी अगर 10% से भी ग्रो करती है, मैं मान लेता हूँ, तो इज़ अ कंपनी दैट इज़ ग्रोइंग एट 10% अ गुड इन्वेस्टमेंट? मीन्स आपको तो फिर इंडेक्स वाले रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, 10-12-15% वाले. तो इज़ दैट अ गुड कंपनी? आपका डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, आपका एज बहुत ज़्यादा है, आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, देन मे बी येस, आपके लिए अच्छी कंपनी हो सकती है. बट इफ़ यू आर अ यंग इन्वेस्टर, यू हैव द एपेटाइट टू एनालाइज डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स, एंड यू कैन ईजिली, I won't say easily, but you will, if you start looking at companies and analyze them, you will eventually start finding good companies that are trading at reasonable valuations. कंपनी TCS का रिजल्ट अगर नॉर्मल मैं देखूँ, कंपनी का बेस हटा के देखूँ, मैं ये ना सोचूं कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है. अगर कोई भी मिड कैप में, स्मॉल कैप में कंपनी 5% से ग्रो करेगी तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा. पर बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको एक इतना बड़ा कंपनी में क्यों घुसना है जो 5% से ग्रो कर रही है, व्हेन यू हैव दैट रिस्क एपेटाइट? आप बूढ़े नहीं हुए हैं, आपके पास रिस्क एपेटाइट है. अभी कल बिजनेस चैनल्स में और हर जगह आएंगे, लोग आएंगे, म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स आएंगे जो आपको सेल करेंगे, ये प्रमोट करेंगे TCS एज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. ये आपका पैसा कैसे बनाएगा? दैट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. मुझे नहीं पता. until or unless the company dramatically starts increasing its sales, I don't think कोई मीनिंगफुल कैपिटल एप्रिसिएशन होगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करके. सो आई डोंट वांट टू स्टक माय मनी इन दैट कंपनी. आई विल फाइंड कंपनीज दैट आर ग्रोइंग एट लीस्ट, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली, बट एट लीस्ट द मिनिमम बेंचमार्क दैट आई लुक फॉर इज 20-25% तो ग्रो करना चाहिए और कंसिस्टेंटली करना चाहिए. उसके बाद हम बिजनेस को ट्रैक करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करेंगे, ईयर ऑन ईयर ट्रैक करेंगे, देखेंगे डिमांड आउटलुक कैसा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, उस हिसाब से अपना डिसीजन को डायनामिकली चेंज करेंगे. तो ये चीज़ें मुझे इस वीडियो में समझानी थी कि किस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा. बिकॉज बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छे से ग्रो किया है, गुड डेज फॉर द इंडियन IT सेक्टर आर बैक. बी वेरी केयरफुल विद द कंपनीज वेर यू इन्वेस्ट योर मनी इन, बिकॉज वही आपका कैपिटल अप्रिशिएट भी करेंगे और ड्रामेटिकली डिप्रिशिएट भी करेंगे if you're not able to find good companies.